स्वागत है आप सभी का व्याकरण की क्लास में। तो हम उपसर्ग और प्रत्यय देख रहे थे। क्या देख रहे थे? व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक, तो चलिए इसे हम आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप सभी लोग आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। ठीक, सबको आंसर करना है। तो पहला प्रश्न है आप सभी के सामने कि उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो पहले प्रश्न का आंसर आपने दिया है बी, कि दिखावा में उपसर्ग नहीं है। आपने बताया कि बी ऑप्शन क्या है हमारा, यहाँ पे सही होगा कि दिखावा में उपसर्ग नहीं है। और बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब आया है बी ऑप्शन। ठीक, दिखावा में उपसर्ग क्या है? नहीं लगा है। निरंजन में नि उपसर्ग है, प्रतिकूल में प्रति है, अतिरेक में अति है, लेकिन दिखावा में प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग यहाँ पे नहीं है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम। और दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? सपोला में, कटौती में, बैठा में, तिरोभाव में। सेकेंड नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। तो आपने बताया 2 का डी, कि तिरोभाव में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। और बिल्कुल सही जवाब आया है डी ऑप्शन, तिरोभाव में क्या है? प्रत्यय नहीं है। बाकी आपके सपोला में है, बैठा में भी है और कटौती में भी है, लेकिन तिरोभाव में प्रत्यय नहीं है। ठीक, तो डी हमारा क्या है? यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का तीसरा प्रश्न है कि पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पालनहार में प्रत्यय बताइए। र है, आर है, हार है या नहर है? पालनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो आपने बताया सी ऑप्शन कि हार प्रत्यय है। और बहुत बढ़िया जवाब आया है, पालन मूल शब्द है और हार प्रत्यय लगा है इसमें, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। अधिक्य है, मिलन है, संभावना है, निहत्था है। किसमें आपको दिख रहा है कि उपसर्ग नहीं लगा है? किस विकल्प में उपसर्ग नहीं लगा है? तो आपने बताया कि बी, मिलन में उपसर्ग नहीं है। बहुत बढ़िया। अधिक्य में अधि उपसर्ग है, संभावना में सम है, निहत्था में नी है, लेकिन मिलन में कोई उपसर्ग नहीं है। मी कोई उपसर्ग होता नहीं है, तो ये क्या है हमारा? बी वाला बिल्कुल सही है कि मिलन में कोई उपसर्ग नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या है? राइट है। चलिए 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो अधि उपसर्ग से बना सही शब्द है। अधि उपसर्ग से बना कौन सा विकल्प आपको लग रहा है? अत्यंत, अध्यक्ष, आघात, अनुपयुक्त। तो 5 का आपने बी बताया। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग लगा है, अधि प्लस अक्ष, तो मिलके अध्यक्ष बना है, तो इसमें अधि उपसर्ग लगा है। बाकी अत्यंत में अति लगा है,
आघात में आ उपसर्ग है और अनुपयुक्त में अनु उपसर्ग है। तो 5 का बी हमारा बिल्कुल राइट है। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर का हमारा प्रश्न है कि श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। श्रवणीय में बताइए कौन सा प्रत्यय है। आंसर थोड़ा फास्ट करिए। रिय है, अनीय है, य है कि नीय है। श्रवणीय में कौन सा प्रत्यय है। तो 6 का आपने बताया बी कि श्रवणीय में अनीय प्रत्यय है। बहुत बढ़िया। श्रवण मूल शब्द है और इसमें अनीय प्रत्यय लगा है तो श्रवणीय बना है। 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि किस विकल्प में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। समग्र में, मथानी में, पंचायत में, तंद्रिल में। चलिए 7 नंबर का आंसर करिए। तो 7 का आपने बताया ए ऑप्शन और बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, तो समग्र में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। बाकी आपका मथानी में आनी प्रत्यय लगा हुआ है, पंचायत में आयत लगा हुआ है, तंद्रिल में इल प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन समग्र में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो ये ध्यान देना है कि मथानी में आनी प्रत्यय है, पंचायत में आयत है और तंद्रिल में इल प्रत्यय है। राधे राधे रीमा। चलो आंसर करो, आ गई तुम भी। तो 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। राजीव है, नगण्य है, श्रवणीय है, पचरंगा है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो बिल्कुल सी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि श्रवणीय में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, तो जब प्रत्यय लगा है तो इसमें उपसर्ग कहां से होगा, और श्रवण मूल शब्द है, श्रवण उपसर्ग है नहीं, तो इसीलिए हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक, तो सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर में आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। हाँ, ध्यान से आंसर करना है। बिल्कुल सहिता जी। डरना क्या है रीमा, डरा नहीं जाता है। ठीक, जो आएगा लिख के आ जाना, डरना क्या है। इतनी बहादुर हो कि तुम डरोगी पेपर से। चलिए, तो 9 नंबर का प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो बिल्कुल जहरीला, जहरीला में उपसर्ग लगा हुआ है, ईला उपसर्ग लगा है। ठीक, और जहर मूल शब्द है, तो इसीलिए हमारा क्या है, इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी चिरायु में चिर उपसर्ग है, परामर्श में परा उपसर्ग है, लाचार में ला है। 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर में आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। अन उपसर्ग से बना सही शब्द बताना है। अकाल है, अक्षर है, अनुसार है या अनायास है। तो आपने बताया कि डी है, बिल्कुल सही जवाब आया। ध्यान से आंसर इसी तरह देना है। ठीक, ये नहीं कि जल्दबाजी में गलती करना है। तो अन उपसर्ग से बना सही शब्द अनायास है। अकाल में आपका अ उपसर्ग है, अनुसार में अनु उपसर्ग है और अक्षर में अ उपसर्ग है। तो अन उपसर्ग किस में है, अनायास में अन उपसर्ग है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे।
चलिए 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि किस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़ के विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है। चलिए इसका आंसर करिए कि मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ गया है तो उसका अर्थ ही विपरीत हो गया है। तो 11 का आपने क्या आंसर किया? तो सी आपने किया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अपयश, ठीक। यश क्या है? यश मूल शब्द है और इसमें अप लग गया है ना उपसर्ग, तो अप लग के इसके अर्थ को बदल दिया है। यश का विलोम भी हो जाएगा अपयश, तो बिल्कुल उसका विपरीत अर्थ दे रहा है ये। तो 11 का सी हमारा राइट है। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर में आपको बताना है कि इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। नहीं बताना है आपको, किसमें इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? दैनिक में, अधिकाधिक में, सामाजिक में या धार्मिक में? तो आपने बताया कि बी में, अधिकाधिक में नहीं लगा है, बहुत बढ़िया। अधिकाधिक, अधिक प्लस अधिक है, ठीक। अधिक और अधिक मिलके अधिकाधिक बना है, तो यहाँ पे एक उपसर्ग नहीं है। उस भ्रम में नहीं रहना है कि यहाँ पे भी इक है, नहीं। बाकी आपका दैनिक में इक है, सामाजिक में भी इक है और धार्मिक में भी इक है, लेकिन अधिकाधिक में इक उपसर्ग इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो है वो स उपसर्ग से नहीं निर्मित है, ये बताना है आपको यहाँ पे। गुड इवनिंग बलदाव जी, स्वागत है आपका। तो 13 का आपने बताया बी कि सदाचार में स उपसर्ग नहीं है। बहुत बढ़िया, सदाचार में स उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे सत उपसर्ग है, ठीक। सत प्लस आचार मिलके क्या बना है? तो सदाचार बना है। तो यहाँ पे स उपसर्ग हमारा नहीं है। बाकी स परिवार में स उपसर्ग है, सजीव में भी स है और सजातीय में भी स है, लेकिन सदाचार में स उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे सत उपसर्ग है। चलिए 14 नंबर पे आते हैं। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और पहले मैंने आप लोगों से पूछा भी था, तो इसका आंसर करिए आप लोग। देखते हैं इसका सही आता है कि नहीं। बिछौना में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। चलिए बिछौना किससे मिलके बना है? तो यहाँ पे ए आया है, सी आया है। चलिए और तो बिल्कुल जिन्होंने सी बताया है उनका सही है। ए नहीं होगा सोनी, ओना कौन सा शब्द होता है? और यहाँ पे तुमको बिछौना में ओ की मात्रा दिख रही है, औ की मात्रा है ना, तो बिछाना प्लस औना मिलके बना है बिछौना, ठीक। तो ये ध्यान देना है। 14 का सी बिल्कुल सही जवाब आया है, बहुत बढ़िया। बिछाना प्लस औना, बिछाना मूल शब्द है और औना प्रत्यय लग के बिछौना बना है। चलिए अगला है हमारा 15 नंबर का प्रश्न आपसे। 15 नंबर में बताना है कि किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं। चलिए इसका आंसर करिए आप सभी। तो यहाँ पे आपने बताया 15 का, देखते हैं ये भी काफी थोड़ा टफ प्रश्न हो जाएगा, लेकिन जो पढ़ा होगा सही करेगा। तो यहाँ पे भी सोनी ने मिस्टेक किया, बाकी सभी ने सही किया, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे लाघव दे दिया है ना, तो लाघव से ये गलत हो जाएगा, ठीक। लाघव संतानवाची नहीं है।
नहीं, ए नहीं होगा सहिता जी। सहिता जी का भी तब गलत मान लिया जाए। सही जवाब आया है प्रतिभा जी का, रीमा का और अंशु जी का। ठीक, यहाँ पे लाघव दिया है, लाघव संतानवाची नहीं है। राघव कौरव तो हो जाएगा, लेकिन लाघव नहीं होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन कट जा रहा है। लेकिन आपका काश्यप, वासुदेव और पार्थ, ये क्या है? संतानवाची प्रत्यय से निर्मित है। काश्यप में अप्रत्यय लगा है, वासुदेव में भी अप्रत्यय लगा है, और पृथा, पार्थ में भी अप्रत्यय लगा है। पृथा मूल शब्द है और अप्रत्यय लगा है, तो पार्थ बना है। संतानवाची प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा में अंत में जुड़ के संतान का बोध कराए, उन्हें हम संतानवाची प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो जिन्होंने डी बताया बिल्कुल सही है। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। हाँ, अब ऑप्शन में आपने बदल दिया, दूसरा गोला भर दिया, तो अब गलत हो गया वो। चलिए 16 का आंसर दीजिए कि उस विकल्प का चयन करें जो अ उपसर्ग से बना सही शब्द है। देखिए, उपसर्ग प्रत्यय बहुत पूछता है, हर जगह पेपर में यहां से आते ही हैं। तो आपने बताया कि अ उपसर्ग से बना सही शब्द है, तो बिल्कुल अतिथि है। ठीक, अ उपसर्ग है और तिथि मूल शब्द है, तो अतिथि क्या है? हमारा अ उपसर्ग से बना है। अनुमान में अनु उपसर्ग है, आगमन में आ है, और आघात में भी आ उपसर्ग लगा है, तो ये तीनों हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प कौन नहीं है? सुफल है, वियोग है, लापरवाह है, मार्मिक है। तो किसमें उपसर्ग नहीं लगा है, आपको ये बताना है। ठीक, तो आपने बताया कि डी, बिल्कुल, जिसमें प्रत्यय लग गया, इसमें मार्मिक में इक प्रत्यय लगा है ना, उपसर्ग यहाँ पे नहीं है, तो हमारा डी वाला क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपका सुफल में सु उपसर्ग सुफल में सु उपसर्ग है। ठीक, वियोग में वी उपसर्ग है, और लापरवाह में भी आपका उपसर्ग है ला उपसर्ग, लेकिन मार्मिक में आपका इक प्रत्यय है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे आते हैं 18 नंबर पे। चलिए 18 नंबर का आंसर करिए। हाँ, रीमा की सिफारिश नहीं काम करेगी यहाँ पे, क्योंकि आंसर जो बताना है उसी पे टिके रहना है। ठीक, यही सही है बिल्कुल। हाँ, अगर बदल देंगे आप तो आपका फिर वो हो गया, मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, आपने तुक्का लगाया था तब डी। ठीक, तो ये ध्यान रहे सबको कि जो आंसर अपना देना है एक्यूरेट देना है। चलिए, तो 18 का आपने आंसर किया ए, कि प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है, तो आपने बताया कि ए वाले में नहीं लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। ठीक, अभिजात में अभी उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यय नहीं है, तो इसीलिए हमारा क्या है? ये ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है आपसे कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? चलिए 19 का बताइए, पांडव में कैसा प्रत्यय है? कृदंत है, तद्धित है, स्त्री है, या प्रत्यय नहीं है? तो 19 का जवाब आया है कि बी, बिल्कुल, संज्ञा या सर्वनाम में जो लगता है प्रत्यय वो तद्धित प्रत्यय होता है, तो यहाँ पे पांडव हमारा क्या है? इसमें तद्धित प्रत्यय है। बी बिल्कुल सही जवाब आया है।
अब आपको ये बताना है कि पांडव में कौन सा प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय तो आपने बताया, तो प्रत्यय बताइए क्या लगा है इसके अंत में। चलिए, मूल शब्द और इसमें प्रत्यय क्या है ये भी बताना है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब। अप्रत्यय लगा है, मूल शब्द पांडु है, ठीक, और इसमें अप्रत्यय लगा है तो पांडव बन गया है। बहुत बढ़िया। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। हाँ, पांडु प्लस अ, बहुत बढ़िया। चलिए 20 नंबर का आंसर करिए। ये बहुत पूछता है हर जगह कि तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए। तल्लीन का आपको विच्छेद करना है, कौन सा विच्छेद सही हो जाएगा? तल प्लस लीन होगा या तद प्लस लीन होगा? तो 20 का ए नहीं होगा, तल प्लस लीन नहीं होता है। बिल्कुल डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। तल्लीन का तत् प्लस लीन होता है, तत् प्लस लीन, तो डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 21 पे आते हैं। 21 में आपको बताना है कि उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। कौन सा सूत्र उपसर्ग से संबंधित है? प्रादय है, परश्च है, गतिश्च है, इनमें से कोई नहीं। तो आपने बताया कि ए प्रादय क्या है? उपसर्ग से संबंधित है। बहुत बढ़िया, प्रादय उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। चलिए 22 नंबर पे आते हैं। 22 नंबर में आपको बताना है कि लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल, लौकिक शब्द में इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय लगा है यहाँ पे? तो यहाँ पे मूल शब्द आपका लोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोक। लोक में इक प्रत्यय लगा है तो लौकिक बना है, ठीक। तो ये ध्यान देना है, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है और आपने डी बताया भी है। चलिए 23 नंबर पे आते हैं। 23 ये है आपसे प्रश्न कि गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। अभी तो कल से शुरू है रीमा, शुरू है, कल से खत्म हो जाएगा इसी मंथ तक, शायद 28 तारीख को खत्म हो जाएगा एग्जाम मेरा। चलिए, तो गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपने बताया कि अ, बिल्कुल सही जवाब आया है। गौरव शब्द में अ प्रत्यय लगा हुआ है। तो 23 का आपने ए बताया और बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए 24 पे आते हैं। 24 में बताना है कि उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? तो 24 का आपका जवाब आया है सी कि उच्चारण शब्द में उत उपसर्ग लगा है। बहुत बढ़िया। कौन सा उपसर्ग है? तो उत उपसर्ग है। सी ऑप्शन राइट है और सभी ने सी बताया है। चलिए 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर में आपको बताना है कि अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनंग, अनंग में उपसर्ग बताइए। अनंग में कौन सा उपसर्ग है? तो आपने बताया कि बी होगा। बिल्कुल सही जवाब आया है कि बी ऑप्शन राइट है। तबीयत शायद उनकी सही नहीं है रीमा।
ठीक, तो अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन उपसर्ग लगा है, बहुत बढ़िया। और अंग क्या है? मूल शब्द है। तो अन उपसर्ग है और अंग क्या है? मूल शब्द है। तो अन और अंग जब मिला है तो अनंग बना है। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर में आपको बताना है कि प्रत्युत्पन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्न में उपसर्ग बताइए। प्र है, प्रति है, प्रत्यु है या प्रत्युत है? प्रत्युत्पन्न में कौन सा उपसर्ग है? तो आपने बताया कि बी, बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्युत्पन्न में प्रति उपसर्ग लगा है। ठीक, कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 27 नंबर पे आते हैं हम। 27 नंबर का प्रश्न है कि किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? पठनीय में, कृपालु में, पढ़ाकू में, हसोड़ में। प्रत्यय तो सभी में लगा है, पर तद्धित प्रत्यय किस में लगा है? तो 27 का किसी ने बी बताया और सी भी आया है यहाँ पे अंशु जी का। चलिए, और तो आपने बताया कि बी, किसमें तद्धित प्रत्यय लगा है? तो कृपालु में। बिल्कुल बी ऑप्शन क्या है? सही है। पढ़ाकू में तो कृत प्रत्यय लगा है ना, सी कैसे हो जाएगा? पढ़ना क्रिया है, ठीक, और उसमें प्रत्यय लगेगा तो पढ़ाकू बनेगा, तो ये हमारा कृत प्रत्यय हो जाएगा। पठनीय भी कृत प्रत्यय है और हसोड़ भी कृत प्रत्यय है। लेकिन कृपालु, कृपा हमारा कृपा में आलू प्रत्यय लगा है तो कृपालु बना है, और कृपा जो है वो क्रिया नहीं है, तो इसीलिए बी बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान देना है। चलिए 28 पे आते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है आपसे कि उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं? तो बिल्कुल उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक, उपसर्ग शब्द के पहले में लगते हैं, स्टार्टिंग में, और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, तो बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? प्रश्न में, प्रतिष्ठा में, अधिकार में, संस्कार में। 29 का आंसर करिए। तो 29 का आया है यहाँ पे ए आंसर, कि प्रश्न में क्या है? उपसर्ग नहीं लगा है। बिल्कुल, प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग है, अधिकार में अ उपसर्ग है, और संस्कार में सम उपसर्ग है, लेकिन प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। चलिए 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर में आपको बताना है कि निम्न शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसी में इनमें से किसी एक में उपसर्ग बस लगा है, उसी को आपको छांटना है। निगाह, निवाला, निढाल, निशाचर। तो आपने बताया कि सी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। निढाल में नी उपसर्ग लगा है, ठीक। बाकी निगाह, निवाला और निशाचर, इनमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है, क्योंकि उपसर्ग के बाद जो शब्द होना चाहिए उसका भी तो कोई अर्थ होना चाहिए।
ठीक, तो नी और प्लस ढाल मिलके निढाल बना है, तो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 31 नंबर पे आते हैं। 31 नंबर में बताना है कि निम्न शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कुख्यात में, कुचाल में, कुलीन में, कुयोग में। तो यहाँ पे ए भी आया और सी भी आया। तो जिन्होंने सी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, कुलीन में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, कुख्यात में कु प्लस ख्यात है, कुचाल में कु प्लस चाल है और कुयोग में कु प्लस योग है, लेकिन कुलीन में कोई उपसर्ग आपका नहीं लगा है, तो इसीलिए हमारा क्या है, सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर का आंसर दीजिए। 32 नंबर का प्रश्न है आपसे कि निम्न शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, और वह कौन सा युग्म गलत है वो आपको छांटना है। तो आपने बताया कि 32 का आंसर क्या आया है आपका? सी आया है। बिल्कुल सही जवाब आया है बचपन। ठीक, बच और पन ये क्या है? गलत युग्म है प्रत्यय का। बाकी आपका सुंदरता में सुंदर मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। नहीं नहीं, आपने यहाँ पे गलत बताया है। ठीक, पन तो यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, बचपन में पन प्रत्यय लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। और कठिनाई में भी आय प्रत्यय लगा हुआ है, और सुंदरता में भी ता प्रत्यय लगा है। पर वहां 5 प्लस वहां दिया है ना, वहां कोई प्रत्यय ये नहीं होता है। ठीक, ये प्रत्यय होता ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा क्या है, गलत है। लेकिन प्रत्यय यहाँ पे सही लगा है, बचपन में प्रत्यय बिल्कुल सही है। आपका वहां प्रत्यय गलत दिया है। हाँ, बच्चा प्लस पन होता है, लेकिन प्रत्यय तो यहाँ पे सही दिया है ना। प्रत्यय को देखिए, प्रत्यय यहाँ पे सही दिया है, भले यहाँ पे बच्चा नहीं लिखा है, बच हो गया है, लेकिन आपको प्रत्यय पे ध्यान देना है कि वहां कोई प्रत्यय नहीं होता है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे गलत है। तो इस प्रश्न को आप सभी ने गलत किया। सभी लोगों ने बिल्कुल क्रम से गलत कर दिया। आप लोगों ने प्रत्यय पे ध्यान ही नहीं दिया, केवल बच्चा पे ध्यान दिया। तो इसीलिए प्रत्यय पे ध्यान देना है कि वहां कोई प्रत्यय नहीं होता है। ठीक, चलिए 33 नंबर पे आते हैं। 33 नंबर में बताना है कि प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रामाणिक में मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है, ये बताइए। अच्छा, नहीं, एफ नहीं करना है उसे, वो सही प्रश्न है। तो आपने बताया कि बी, बिल्कुल प्रमाण मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो प्रामाणिक हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, प्रमाण मूल शब्द है और इक प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए 34 नंबर पे आते हैं। 34 नंबर में बताना है आपको कि किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। तद्धित प्रत्यय किसमें लगा है?
पठनीय में, कृपालु में, गंतव्य में, हसोड़ में। तो आपने बताया बी, बिल्कुल ऐसा पीछे अभी आया भी था। कृपालु, कृपालु क्या है? तद्धित प्रत्यय है। बाकी पठनीय, गंतव्य और हसोड़ आपका कृत प्रत्यय है, तो बी बिल्कुल सही है। चलिए 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर में आपसे पूछा है कि निम्न शब्द में किस शब्द में एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 4 विकल्प है और किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है आपको ये बताना है। भरपूर में, भरसक में, भरतार में, भरपेट में। किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो आपने बताया कि सी, भरतार में उपसर्ग नहीं लगा है, बिल्कुल सही है। भरपूर का भर प्लस पूर हो जाएगा, भरसक का भर प्लस सक हो जाएगा और भरपेट का भर प्लस पेट हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका कोई प्रत्यय नहीं है, ये गलत है, सी ऑप्शन हमारा। चलिए 36 नंबर पे आते हैं। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी ध्यान से करना है कि सुशांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द के लिए सही विकल्प चुनिए। सुशांत में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग है और मूल शब्द क्या है इसमें? चलिए 36 का आंसर करिए। तो ए भी यहाँ पे आ चुका, सोनी ने ए बताया, क्या सोच के ए बताया तुमने? ये गलत है ए वाला। ठीक, जिन्होंने बी बताया है बिल्कुल सही आंसर है, सु प्लस शांत, छोटा उ रहेगा, बड़ा उ नहीं होगा। ठीक, सु प्लस शांत, सुशांत, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कितना आसान प्रश्न, देखिए कहाँ पूछा है ये, मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में पूछा है ये, तो बी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए 37 नंबर पे आते हैं। 37 नंबर में बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग है। किसमें उपसर्ग लगा है? 4 शब्द दिए हैं और आपको बताना है कि किसमें उपसर्ग लगा हुआ है। लालिमा में, पराजय में, दशक में, कारीगर में। तो आपने बताया बी कि पराजय में उपसर्ग लगा है, बिल्कुल पराजय में परा उपसर्ग लगा है और जय आपका मूल शब्द है, तो परा प्लस जय मिलके पराजय बना है और परा आपका मूल शब्द है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर पे आते हैं। 38 नंबर में बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। मिलान में, सुपुत्र में, अधर्म में, सुकर्म में। तो आपका आंसर आया है कि मिलान में उपसर्ग नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक, बाकी आपका सुपुत्र में सु उपसर्ग है, अधर्म में अ है, सुकर्म में सु है, लेकिन मिलान में आपका मी कोई उपसर्ग नहीं होता है। ठीक, तो इसीलिए हमारा ए क्या है? गलत हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 39 नंबर की क्वेश्चन पे। 39 नंबर में आपको बताना है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। आजन्म में, आगमन में, आकर्षक में, आदरणीय में। आ उपसर्ग किसमें नहीं है? ये भी अच्छा प्रश्न है काफी। तो यहाँ पे जवाब आया है डी,
वेरी गुड, बिल्कुल डी यहाँ पे राइट है। ठीक, आ उपसर्ग इसमें नहीं है। यहाँ पे आदर मूल शब्द है। क्या है? आदर मूल शब्द है और यहाँ पे दो प्रत्यय लगा हुआ है। आदरणीय में प्रत्यय है और दो प्रत्यय लगा हुआ है, आदर प्लस अनीय प्लस या। ठीक, तब बना है आपका आदरणीय। तो इसमें प्रत्यय लगा है, उपसर्ग नहीं लगा है यहाँ पे। बाकी आपका आजन्म में आ उपसर्ग है। ठीक, आकर्षक में भी आ उपसर्ग है और आगमन में भी आ उपसर्ग है, लेकिन आपके डी में आ उपसर्ग नहीं है। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर में आपको बताना है कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? हमारे यहाँ से नेटवर्क सही है, आपके यहाँ समस्या हो सकती है नेटवर्क की। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? दर्शनीय है, दुर्गुण है, भिक्षुक है या कर्तव्य है? तो आपने बताया 40 का कि बी। दुर्गुण में क्या है? प्रत्यय नहीं लगा हुआ है और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। दुर्गुण में क्या है? प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक, बाकी आपका दर्शनीय में अनीय प्रत्यय है, भिक्षुक में अक प्रत्यय है, कर्तव्य में भी प्रत्यय है और लेकिन दुर्गुण में आपका प्रत्यय नहीं है, दुर उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। ठीक, तो 40 का हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 41 पे आते हैं। 41 का प्रश्न है कि किस शब्द में अ उपसर्ग है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। किसमें अ उपसर्ग है ये बताना है आपको। तो आपने बताया कि सी हो जाएगा। अ उपसर्ग अभाव में है, बहुत बढ़िया। अ उपसर्ग है और भाव मूल शब्द है तो बना है अभाव आपका, तो सी हमारा करेक्ट है। और अभिमान में अभि उपसर्ग है, अनजान में अन उपसर्ग है, अवमान में अ उपसर्ग है। अ उपसर्ग केवल सी वाले में है, तो सी हमारा सही है यहाँ पे। चलिए 42 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए। कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? मर्मज्ञ है, वैज्ञानिक है, कृपालु है, अनुवाद है। तो आपका जवाब आया है डी और बिल्कुल सही जवाब आया है, बहुत बढ़िया। क्यों? अनुवाद में प्रत्यय नहीं है क्योंकि यहाँ पे अनु उपसर्ग लगा है। ठीक, यहाँ पे प्रत्यय नहीं है, यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है आपका। बाकी मर्मज्ञ में आपका उपसर्ग है ज्ञ, कृपालु में भी आपका आलू उपसर्ग है और वैज्ञानिक में भी आपका इक उपसर्ग है। विज्ञान मूल शब्द है और इक प्रत्यय लग के वैज्ञानिक बना है। कृपालु में कृपा मूल शब्द है, इक प्रत्यय लग के आलू बना है और मर्म में ज्ञ प्रत्यय लग के मर्मज्ञ बना है। तो इन तीनों में प्रत्यय लगा है लेकिन अनुवाद में प्रत्यय नहीं लगा है, अनुवाद में अनु उपसर्ग लगा है। तो डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर का भी प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका आंसर आपको देना है कि स्वाभाविक और स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभाविक एवं स्वागत इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। दोनों में स्व उपसर्ग है कि दोनों में सु उपसर्ग है कि पहले में स्व और दूसरे में सु है कि दूसरे में सु और पहले में स्व है। तो आपका जवाब आया है यहाँ पे 43 का सी और बिल्कुल सही जवाब आया है, बहुत बढ़िया। स्वाभाविक में स्व उपसर्ग है।
ठीक, स्वाभाविक में स्व उपसर्ग है और स्वागत में सु उपसर्ग है। सु प्लस आगत मिलके स्वागत बना है और स्व प्लस भाविक मिलके स्वाभाविक बना है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, 44 नंबर पे। 44 नंबर का प्रश्न है आपसे कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है। तो शब्द रचना में आपने बताया कि पद का योगदान नहीं होता है। बिल्कुल, पद का योगदान क्यों नहीं होता है? क्योंकि पद खुद ही शब्दों से मिलके बनता है। ठीक, तो पदों के निर्माण में शब्द का योगदान होता है, लेकिन शब्दों के निर्माण में पद का योगदान नहीं होता है, क्योंकि शब्दों से मिलके पद बनता है। तो इसीलिए हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रत्यय का, धातु का, उपसर्ग का, इन सब का योगदान होता है शब्द रचना में। ठीक, प्रत्यय अंत में लगता है शब्दों के, उपसर्ग लगता है स्टार्ट में शब्दों के, धातु भी रहता है उसमें, लेकिन पद आपका नहीं रहता है। तो बिल्कुल बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे आते हैं 45 नंबर पे। 45 नंबर का प्रश्न है आपसे कि किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि किसमें रूप साधक प्रत्यय है। यूजीसी नेट में आ चुका है। बचपन में, लड़के में, मातृत्व में, एकता में। तो आपने बताया बी, सोनी ने बताया सी। सी नहीं होगा, सी में तो भाववाचक प्रत्यय है ना, मातृत्व भाव होता है, इसका रूप नहीं होता है। बचपन भी भाव है, इसका रूप नहीं होता है। एकता भी भाव है, इसका रूप नहीं होता है। लेकिन लड़के, लड़के का तो रूप होता है ना, तो ये क्या है? रूप साधक प्रत्यय है। ठीक, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। रूप साधक प्रत्यय कौन है? लड़के है। बी हमारा करेक्ट है बिल्कुल। चलिए आगे आते हैं 46 नंबर पे। 46 नंबर में बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपमान में, अपराध में, अपयश में, अपमति में, किसमें उपसर्ग नहीं है? तो आपने बताया कि बी। बिल्कुल, यहाँ पे अप आपको दिख रहा है, पर अप का और राध को अलग करिए तो राध का कोई अर्थ नहीं निकलता है। उपसर्ग का मतलब कि पीछे वाले शब्द का भी कोई अर्थ निकलना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे उपसर्ग हमारा नहीं है। बाकी आपका अपमान में अप प्लस मान है, बिल्कुल सही है। अपयश में अप प्लस यश है। अपमति में अप प्लस मति है। लेकिन अपराध आपका गलत है, यहाँ पे कोई उपसर्ग नहीं है। चलिए 47 नंबर पे आते हैं। 47 नंबर में बताना है कि अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अतीव, अतीव में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका जवाब आया है डी। यहाँ पे सभी ने डी बताया, बिल्कुल सही बताया। अति प्लस ईव मिलके अतीव बना है, तो अति में हमारा कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। ठीक, डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 48 पे आते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है। किसमें तद्धित प्रत्यय है? सुनहरा में, पाठक में, लड़ाई में, दर्शनीय में।
तो यहाँ पे जवाब आया है डी और ए। तो जिन्होंने ए बताया है उनका सही है। क्यों सही है? कि सुनहरा में यहाँ पे सोना मूल शब्द है। सोना क्या है? मूल शब्द है और हरा यहाँ पे प्रत्यय लगा है। ठीक, तो अब देखो सोना क्या है? सोना संज्ञा है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा है ये। तो जो संज्ञा में प्रत्यय लगता है वो तद्धित प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुनहरा, ये तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो हमें पहला ऑप्शन में ही मिल गया। तो इसीलिए तद्धित प्रत्यय का योग किसमें है? तो सुनहरा में है। ए हमारा बिल्कुल सही है। बाकी आपका पाठक में अक प्रत्यय लगा है, पठ मूल शब्द है, पठ क्रिया है। लड़ाई में लड़ना मूल शब्द है, आई प्रत्यय लगा है, लड़ना भी क्रिया है। ठीक, तो ए हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए 49 नंबर पे आते हैं। 49 नंबर में आपको बताना है कि दुर्व्यवहार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे आया है ए। बहुत अच्छा। चलिए, और यहाँ पे आया डी। डी बिल्कुल। तो जल्दबाजी में जिन्होंने ए बताया उनका क्या है? गलत है। दुर्व्यवहार में 3 उपसर्ग लगा है। यहाँ पे मूल शब्द क्या है? व्यवहार है। तो व्यवहार में भी तो आपका एक उपसर्ग है, वि उपसर्ग, फिर अ उपसर्ग है, फिर आपका ये दुह उपसर्ग है। ठीक, तो यहाँ पे दुह, वी, अ, ये तीनों उपसर्ग लगा है दुर्व्यवहार में। तो हमारा डी क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्व्यवहार का यदि आप विच्छेद करेंगी तो ऐसे हो जाएगा, दुह होगा पहले, फिर वी होगा, फिर अव होगा, फिर हार होगा। ठीक, हार मूल शब्द है आपका, और दुह, वी और अव ये तीनों क्या है? उपसर्ग हैं। तो ये ध्यान देना है कि दुर्व्यवहार में 3 उपसर्ग हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और जो नहीं पढ़ा रहेगा वो जल्दबाजी में इसे गलत करेगा ही। तो इसीलिए इसे पढ़ना है। ये एलटी ग्रेड में आ चुका है, तो ये ध्यान देना है आपको, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा 49 का। चलिए 50 नंबर पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है आपसे कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कौन तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? सिलाई, भलाई, बुराई, अच्छाई, किसमें तद्धित प्रत्यय नहीं है? तो आपने बताया सिलाई में नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्योंकि सिलना क्या है? क्रिया है ना, और उसमें आई प्रत्यय लगा है। तो सिलना में जब प्रत्यय लगेगा तो वहां क्रिया है, और क्रिया में प्रत्यय लगेगा तो कृदंत प्रत्यय हो जाता है, तद्धित प्रत्यय नहीं होता है। बाकी आपका बुराई में, भलाई में, अच्छाई में क्या है? तद्धित प्रत्यय है। अच्छा, सरिता जी ने गलत कर दिया इसे। बहुत बढ़िया सरिता जी, नहीं तो मैं देखूंगी। ठीक, तो यहाँ पे ए है और सभी ने ए बताया है बिल्कुल सही, केवल एक आंसर गलत आया है। चलिए 51 नंबर पे आते हैं। 51 नंबर में आपको बताना है, और 2-4 प्रश्न देखेंगे हम लोग, कि कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? अनादि, अनपढ़, अनादर, अनअभ्यस्त। चलिए 51 नंबर का आंसर करिए। फिफ्टी 51 का आंसर करिए आप लोग कि कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है।
तो यहाँ पे डी आया है और बी आया है। चलिए और लोग भी आंसर करिए। बी बी बी। सरिता जी बैक टू बैक गलतियां, कहाँ ध्यान जा रहा है आपका? इतना सरल सरल प्रश्न कैसे गलती होगा? अनपढ़, अनपढ़ में क्या है? अन उपसर्ग नहीं है। बाकी आपका अनादि में अन प्लस आदि है, अनादर में भी अन प्लस आदर है, और अनअभ्यस्त में भी अन प्लस अभ्यस्त है। ठीक, लेकिन अनपढ़ में आपका अन उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, और जिन्होंने बी बताया है उनको बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक, डी नहीं होगा बलदाऊ जी, अनभ्यस्त में तो लगा ही है अन उपसर्ग। चलिए 52 नंबर पे आते हैं। 52 नंबर में बताना है आपको कि परामर्श, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपका जवाब आया है डी, बहुत बढ़िया। परा उपसर्ग, परामर्श में परा उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग? तो परा उपसर्ग, बिल्कुल सही जवाब आया है। चलिए 53 नंबर पे आते हैं। 53 नंबर में आपको बताना है कि अरुणिमा, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? अरुणिमा में प्रत्यय बताना है आपको कि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा है। तो 53 का जवाब आया है, सभी लोगों का नहीं आया है अभी। बिल्कुल ए, बहुत बढ़िया, ए हमारा सही हो जाएगा। ईमा प्रत्यय लगा है, अरुण हमारा मूल शब्द है, और अरुण में ईमा प्रत्यय लगा है तो अरुणिमा बना है। ठीक, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर पे आते हैं। छत्रयानी, छत्रयानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? छत्रयानी में प्रत्यय बताना है आपको। तो बिल्कुल यहाँ पे क्षत्रिय क्या है? मूल शब्द है, क्षत्रिय मूल शब्द है, और इसमें आनी प्रत्यय लगा है। ठीक, तो आनी प्रत्यय लगा है तो छत्रयानी बना है। तो 54 का ए बिल्कुल सही जवाब आया है। अब आते हैं 55 नंबर पे। 55 नंबर में बताना है कि मौलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। मौलिक शब्द में प्रत्यय बताइए, कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आपने बताया सी कि मौलिक में इक प्रत्यय लगा है, बहुत बढ़िया। ठीक, मौलिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय। मूल प्लस इक मिलके क्या बना है? मौलिक आपका बना है। तो इक आपका क्या है? प्रत्यय है। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो हम 55 प्रश्न ही आज देखेंगे, समय हो चुका है। हाँ, समय हो चुका है, इतना ही देखेंगे, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, तो 55 में से आपका स्कोर क्या रहा? 55 में से आपने कितना सही किया? अंशु जी ने 52 किया, वेरी गुड। चलिए और 51 किया सरिता जी ने। अच्छा स्कोर नहीं है, बहुत जल्दबाजी किया आपने आज, पर ठीक है। लेकिन यहाँ का एक एक प्रश्न गलत करना भारी पड़ सकता है। ठीक, तो उसे तैयार कर लीजिए, उसको नोट करके तैयार कर लीजिए। बिल्कुल मोस्ट वेलकम आप सभी को। रीमा का भी अच्छा है, हाईएस्ट 53 गया है प्रतिभा जी का, बहुत बढ़िया। लेकिन 2 आपने भी गलती किया जो कि होना नहीं चाहिए था।
सोनी का भी ठीक ही है पर ज़्यादा अच्छा नहीं है। बलदाव जी का भी ठीक है। ठीक धीरे-धीरे स्कोर बढ़ेगा आप लोगों का भी। चलिए, मोस्ट वेलकम आप सभी को। जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर 8 बजे कल मिलते हैं अपने समय पे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। क्लास को शेयर करिएगा और अधिक संख्या में भाग लिया करिए आप सभी लोग। लाइक कर दिया करिएगा। फिर हम कल मिलेंगे आपसे।